नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए साल के मौके पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद उसी रात एक और लड़की से सरेआम दरिंदगी का दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप खौफ में आ जाएंगे और शर्मिंदा भी हो जाएंगे। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु में बेशर्मी का 35 सेकंड वाला वीडियो, नए साल पर दरिंदगी की सबसे नई तस्वीर जिसे देखकर गुस्से से आपका खून खौल उठेगा। बेंगलुरु में छेड़छाड़ का परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बेहद डरावना और पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाला है। जिनकी आंखों में शर्म बाकी है, उनकी नजरें इन तस्वीरों को देखकर झुक जाएंगी। दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये तस्वीर महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले आईटी हब बेंगलुरु की है। वीडियो 31 दिसंबर की रात को करीब 2:30 बजे का है। वीडियो में एक लड़की सुनसान रोड पर अकेले जा रही है। तभी एक स्कूटर पर 2 बदमाश आते हैं। पहले तो बदमाश लड़की से आगे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़के फिर लौटकर वापस आते हैं और लड़की से बदसलूकी करने लगते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बचाव की पूरी कोशिश करती है और लड़के को थप्पड़ मारती है। लड़की हर कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो गुंडे उसे खींचकर रोड की दूसरी तरफ ले जाते हैं और लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। कुछ दूरी पर कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आया और ये लोग तमाशबीन बने देखते रहे। ये इंसान तो हैं, लेकिन शायद इनकी इंसानियत मर चुकी है। 2 लड़कों ने जबरदस्ती एक रास्ते पे चलती लड़की को पकड़ लिया और उसे मोलेस्ट किया। वो लड़की जो डरी थी, अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाई और उन लड़कों को थप्पड़ भी मारा, लेकिन उन लड़कों ने उसे जबरदस्ती बाइक पे बिठाने की कोशिश की और फिर उसे जमीन पे पटक दिया। जिस किसी ने भी इस दरिंदगी को देखा, उसने इस पर चिंता जताई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। ये तो बिल्कुल मैस मॉलेस्टेशन हुआ है और उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया है और उसके बाद भी होम मिनिस्टर ने इतनी घिनौना बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसको तो पद पर रहने की तो कतई कोई अधिकार नहीं है, कतई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट शुड एक्ट इमीडिएटली, बहुत स्ट्रिक्ट वे में उनको काम करना चाहिए और जो भी इसमें गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस वारदात के बाद बेंगलुरु में लड़कियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं के मुताबिक वो शहर में सुरक्षित नहीं महसूस करती। This video, I really feel like there is no liberty for girls anymore, and they have so much of like rights for all these girls, but I don't think so. They really care for girls. नए साल के मौके पर इसके अलावा बेंगलुरु से एक और वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें नए साल के जश्न के मौके पर लड़कियों से सामूहिक छेड़छाड़ की घटना सामने आ चुकी है। इन तस्वीरों से सवाल ये भी है कि क्यों हमारे शहर की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्यों सरेआम लड़कियों को छेड़ा जा रहा है और कानून कुछ नहीं कर पा रहा? ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान पर आज पहली बार यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बयान सामने आया। आज लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर बैठकों का दौर जारी रहा। शिवपाल यादव, आजम खान समेत एसपी के तमाम दिग्गज नेता उनके घर पहुंचे। अब तक मुलायम अखिलेश के बीच सुलह की कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आई। हालांकि शाम होते होते अखिलेश सामने आए। सुलह पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नेताजी के साथ विवाद होने से इनकार किया। कि लोकतंत्र में नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है। मैं समझता हूं जब फैसले लेने की बात हो, आने वाला समय कैसे अच्छा हो, समाजवादियों का भविष्य कैसे अच्छा हो, मैं समझता हूं वो समाजवादी लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। चुनाव आयोग ने भी दोनों गुटों की ओर से आवेदन मिलने की पुष्टि की, लेकिन चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के कयासों को अभी सिर्फ अटकल करार दिया है। निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत
जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। मुलायम सिंह के घर बैठकों के दौर के बीच खबर ये भी आई कि सीएम अखिलेश यादव चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके घरों तक पहुंचाने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यादव सिंह मामले में सीबीआई ने राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय को क्लीन चिट नहीं दी। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव के लिए पहली वोटिंग 4 फरवरी जबकि आखिरी वोटिंग 8 मार्च को होगी। आयोग के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में चुनाव 7 चरणों में होगा जबकि मणिपुर में 2, तो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में ही वोटिंग कराई जाएगी। 5 राज्यों में काउंटिंग एक साथ 11 मार्च को होगी। सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हाँ, 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटों के लिए कुल 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। There are 690 legislative assemblies which will go to poll. Over 160 million voters are going to participate in these elections. इस बार मतदाताओं को रंगीन वोटर गाइड दिया जाएगा। मतदान केंद्रों पर जानकारी वाले 4 पोस्टर लगेंगे। मतदान केंद्रों के केबिन की ऊंचाई 30 इंच बढ़ेगी। कई वोटिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी महिलाओं को, कई जगह महिलाओं के लिए अलग बूथ भी होगा। सेना, अर्धसैनिक बलों के जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल की इजाजत नहीं और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम होगा। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि हर पोलिंग स्टेशन पर एक वोटर असिस्टेंट बूथ होगा जहां चुनाव आयोग का कर्मचारी भी तैनात रहेगा। यूपी में 11 मार्च को तय हो जाएगा कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। 403 सीटों के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में यूपी का चुनाव होगा। यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण के लिए चुनाव में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 19 फरवरी को 12 जिले की 69 सीटों पर, जबकि 23 फरवरी को चौथे चरण में 12 जिले की 53 सीटें और 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिले की 52 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण के लिए 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर, तो अंतिम यानी 7वें चरण में 8 मार्च को 7 जिले की 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट 11 मार्च को आएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहला फेज 73 कंस्टिट्यूएंसीज, 73 कंस्टिट्यूएंसीज, जिसमें 15 जिले शामिल होंगे। फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी। फेज 2 में पोल 15 फरवरी। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है और हम 300 से अधिक सीटें जनता के आशीर्वाद और अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते जीतने जा रहे हैं। 2017 की सरकार भाजपा की सरकार होगी। बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर हो पाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि जिस तरह से हम एक किसी चुनाव को अप्रोच करते हैं उसकी आवश्यकता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और हम लोग अपनी पोजीशन को ज़रूर बेहतर बॉल करें। हम लोग तो पहले से संभावना व्यक्त कर रहे थे कि चुनाव आयोग 2 तारीख से ही लगा देगी। चलिए उन्होंने आज लगाया। हम लोग चुनाव के लिए तैयार थे। मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल 28 मई 2012 को शुरू हुआ था। अभी यूपी में 229 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार है। बीएसपी के पास 80 सीटें, बीजेपी के पास 47, कांग्रेस के पास 28 और 9 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास हैं। 27 मई 2017 को मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी के अलावा बाकी 4 राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है।
मणिपुर में 2 चरणों में तो बाकी 3 राज्यों में एक चरण में वोटिंग होगी। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होगी तो उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर की 60 सीटों पर पहले चरण में 38 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी तो दूसरे चरण में बाकी बची 22 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चारों राज्यों का चुनावी रिजल्ट 11 मार्च को ही आएगा। गोवा में डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 जनवरी और पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अमन शांति हमेशा पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ कभी गड़बड़ नहीं हुई। हमारी मैनिफेस्टो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कई महीनों से हमने बनाया है। हमने चेक किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया है। नहीं, हम लोग तो बहुत दिनों से आस लगा रहे थे कि चुनाव जल्दी हो और ये जो सरकार विकास विरोधी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे प्रदेश की जनता को निदान मिले। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें कांग्रेस की सरकार। गोवा में 40 विधानसभा की सीटें बीजेपी की सरकार। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च तो उत्तराखंड में विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है। यूपी में चुनाव आचार संहिता का असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। लखनऊ में लगे अवैध पोस्टर होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया। सीएम हाउस के पास चौराहे पर लगे होर्डिंग्स भी हटा दिए गए हैं। उन्नाव में पोस्टर होर्डिंग्स हटा दिए गए और पेंटिंग्स में प्रशासन ने पुताई का काम शुरू कर दिया। जितने भी होर्डिंग हैं राजनीतिक दलों की और वॉल पेंटिंग है जो अवैध रूप से की गई है, उसका हम 48 घंटे के अंदर पूरे जिले से सब उसको हटवाना सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य के सभी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। इस दौरान राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी नई योजना की शुरुआत या घोषणा नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को रैली करने, जुलूस निकालने, बैठक करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होती है। सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल चुनाव संबंधी काम के लिए नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता के तहत वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी तरह की सार्वजनिक रैली नहीं होगी और वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे में चुनाव प्रचार नहीं होगा। रोजवारी चिटफंड घोटाले में पार्टी सांसदों की गिरफ्तारी से तिलमिलाई टीएमसी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक पहुंच गया है। भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में सुदीप बंदोपाध्याय की पेशी से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आसनसोल और मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर हमले के बाद आज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुगली में बीजेपी नेता कृष्ण भट्टाचार्य के घर पर हमला किया। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। भुवनेश्वर में सीबीआई दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता जुटे। दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाने के अंदर ही टीएमसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हिंदी में सर, सभी को पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा गया है। कोलकाता में आज बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के घर पर हमला हुआ। बाबुल ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। तो फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए इतना ही।